गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के अपने इस क्लास में हम क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा जो कि बेस्ड था 10th क्लास पे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं जिसके हमने 3 मेथड बताए थे। एक तो जनरल मेथड कि आप एलिमिनेशन मेथड से आप उनको सोल्व कर सको। दूसरा मेथड हमने बताया क्रैमर्स रूल्स और इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड भी। और तीसरा मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड या फिर इनवर्स मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं और उसी को गोस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल तो अब पढ़ेंगे और जो गोस मेथड है या फिर मैट्रिक्स मेथड है वो मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रैमर्स रूल? बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट। मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z दैट इक्वल्स d2। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये तीन हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहां से हम 4 डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट। ध्यान से देखना डिटरमिनेंट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक तो हमने कंस्ट्रक्ट किया डेल, और डेल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डिटरमिनेंट जो कि जहां पर वेरिएबल प्रेजेंट है इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होता है। मतलब x का कोफिशिएंट a1, y का b1 और z का c1। इसी तरीके से सेकंड में a2, b2, c2। इसी तरीके से a3, b3 और c3। ये हमारा एक डिटरमिनेंट हमने बनाया है जिसको हमने नाम दिया है डेल। स्टैंडर्ड नोटेशन समझ के इसको याद रखना है स्टूडेंट। सेम इसी तरीके से सेकंड नोटेशन है डेल x। ये कहां से और कैसे आएगा ध्यान रखना। डेल x मतलब यहां पर जो लिखा गया है वो x का कोफिशिएंट, तो जो x का कोफिशिएंट आएगा उसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। दैट मींस ये आ जाएगा d1, d2 और d3 और बाकी ये दोनों सेम b1, b2, b3, c1, c2 और c3। गॉट इट स्टूडेंट? सेम इसी तरीके से डेल y कंस्ट्रक्ट किया जाता है और डेल y में जैसे x में किया, x की जगह हमने कांस्टेंट रिप्लेस किए। अब y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो कॉलम बनता है इसमें उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करो, बाकी को सेम रखो। तो यहां पर a1, a2, a3, यहाँ d1, d2 और d3, यहाँ b1 c1, c2 और c3। इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसी तरीके से हम डेल z कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेल z क्या होगा? वो होगा यहां पर z के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। तो यहां पर a1, ये a2, ये a3, b1, b2 और b3। यहां पर आ जाएगा d1, d2 और d3। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, हमने क्या किया है डेल x में x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस, डेल y में y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस और डेल z में z के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस किया है। ठीक है स्टूडेंट? और यहां से अब ध्यान से याद रखना, ये रिप्लेस करने के बाद यहां पर जो डेल x है आप उसको लिख सकते हो x into डेल। डेल x है ये, डेल है ये, x हमारा वेरिएबल जो यहां पर वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसमें x है। डेल y को आप लिख सकते हो y into डेल और डेल z को आप लिख सकते हो z into डेल। ठीक है? अगर यहां से हम x y z की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट यहां पर अच्छा x y z पे बाद में जाएंगे। मतलब आपको हमने बताया कि आप इनको ये लिख सकते हो। अब ये लिख सकते हो तो आप इसको ये लिख कैसे सकते हो? आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर बताओ कैसे लिख सकते हो? तो भाई इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्रूफ में हम डेल x लेके चलते हैं। डेल x में ध्यान से देखना, डेल x में x की जगह d1, d2, d3 रिप्लेस किया था हमने x के कोफिशिएंट्स की जगह। तो अब ध्यान से रखो, ध्यान दो d1, d2, d3 को मैं
d1 d2 d3 की जगह में ये वैल्यूज रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, बस ये बताओ। रख सकते हैं। मैंने क्या किया, d1 d2 d3 की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी। हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कैसे लिख पाए, तो ये लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहां पर आ जाएगा b1 b2 b3 और यहां c1 c2 और c3, यही लिखा जाएगा। यहां पर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z और यहां a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये हम लिखेंगे। नोट इट स्टूडेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने del x लिख दिया है, हमें प्रूव करना है कि del x है वो x into del के इक्वल होगा। कैसे करेंगे? अब x into del x के लिए भाई अगर इन तीनों टर्म्स को हमने बचा लिया और बाकी को जीरो बना दिया तो अपना काम चल सकता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि फिर ये हटने के बाद x कॉमन ले लेंगे और ये अपना del ही बचेगा। तो हम कोशिश करते हैं हमें इन दोनों को रिमूव करना है, मतलब y और z के पार्ट को यहां से रिमूव करना है और हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसको y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको z से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 माइनस x टाइम्स कॉलम सेकंड और y टाइम्स कॉलम x नहीं y टाइम्स कॉलम सेकंड और z टाइम्स कॉलम थर्ड। गॉट इट स्टूडेंट? अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ध्यान से देखो बनता क्या है। स्टूडेंट कुछ के माइंड में चल रहा होगा सर यहाँ पर y और z है तो y और z से डिवाइड क्यों नहीं किया? नहीं भाई, हम y और z से डिवाइड या मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब कॉलम फर्स्ट में ही कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर। कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगाए, अगर मैं यहाँ x into c1 लिखता तो इसको x से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन c1 अगर एज इट इज है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। इन इधर फर्स्ट वाला एज इट इज रखना चाहिए। अब सुनो स्टूडेंट, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पास del x की जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखना, a1x मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस टाइम्स इसको y से मल्टीप्लाई किया है हमने, माइनस टाइम इसको c1 को z से मल्टीप्लाई किया है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ स्टूडेंट आ गया a1x, यहाँ b1, यहाँ c1, यहाँ a2x, यहाँ b2, यहाँ c2 और यहाँ a3x, यहाँ b3 और यहाँ c3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस कॉलम में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लेने के बाद अपने पास आया a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 और c3। अब ध्यान से देखो, क्या यही अपना del है? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो अपने पास ये क्या आया? इसको हटा देते हैं। क्या यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये आ गया, इसकी जगह del लिख देते हैं तो x into del हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं x into del। तो हमने प्रूव किया del x जो होता है x into del होता है, इसी तरीके से del y को भी इजीली प्रूव कर सकते हो। ये कॉलम जाके सेकंड में चला जाएगा तो अपना फर्स्ट और थर्ड के हेल्प से x और z की टर्म्स कटेंगे उसमें, तो del y into del के इक्वल आ जाएगा, del z into del के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये तो हमने प्रूव किया कि ये रिजल्ट है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। गॉट इट स्टूडेंट? अब इसके इस रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये तो आपको याद रखना है। रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं टर्म लिख रहा हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं del x अपॉन del, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या मैं यहां पर y को del y अपॉन del लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या मैं z को यहां पर del z अपॉन del लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां से मैंने लिखे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पहला केस लिख रहा हूं, केस फर्स्ट लिख देते हैं, चलो केस फर्स्ट। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से याद रखना है। अगर मान लो स्टूडेंट del की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो होते ही डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया। अब न्यूमरेटर में कुछ भी आए हमें नहीं दिक्कत, अगर न्यूमरेटर में कुछ भी आए del अगर नॉन जीरो है ना तो डायरेक्टली हम बोल देंगे सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई del की जगह जीरो रख दो,
डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड को अलग से सोल्व करके यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वाई की भी और जेड की भी। क्या एक्स और वाई और जेड की वैल्यू मोर देन वन आ सकती है? नहीं। तो भाई डेल एक्स एक यूनिक वैल्यू देगा, डेल वाई एक यूनिक वैल्यू देगा, क्योंकि डिटरमिनेंट है और यूनिक वैल्यू देंगे तो यूनिक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से हमें यूनिक सॉल्यूशन के एग्जिस्ट होने की गारंटी मिलती है। गॉट इट? अगर डेल नॉन जीरो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या बात याद रखेंगे। अब केस सेकंड पे बात करते हैं। अब कुछ के माइंड में चल रहा होगा सर अगर डेल जीरो हुआ तो क्या होगा। अब मान लो स्टूडेंट अगर डेल जीरो होता है तो ये जीरो। अब यहाँ पर मैं जवाब, अब ये मत सोचो कि यहाँ जीरो हो गया सर समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। भाई यहाँ पर अगर लिखेंगे मान लो तो ये डेल एक्स, ये एक्स इंटू डेल, यहाँ पर जीरो जीरो इंटू एक्स समथिंग ये। अब देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, अब यहां से सोचते हैं अगर डेल हुआ तो मैं एक बार इसको उठा के यहां लिखता हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो डेल एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स इंटू जीरो। डेल वाई किसके इक्वल आएगा, वाई इंटू जीरो। और डेल जेड किसके इक्वल आएगा, जेड इंटू जीरो। यही आएगा या नहीं आएगा। अब कहोगे सर ये एक्स इंटू जीरो, वाई इंटू जीरो, जेड इंटू जीरो क्यों लिख रहे हो, जीरो ही लिख दो। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, मान लो ये जीरो, यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है। अब इन तीनों में बात कर रहा हूं, अगर यहां पर डेल एक्स नॉन जीरो हो जाता, मान लो डेल एक्स क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो डेल एक्स नॉन जीरो, तो मतलब नॉन जीरो नंबर समथिंग कुछ भी, यहां पर नॉन जीरो नंबर है, ये इक्वल हो जाता x इंटू जीरो। क्या ये पॉसिबल है भाई, यहां पर नॉन जीरो नंबर है, कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी वैल्यू हो सकती है नॉन जीरो, यहां नॉन जीरो और यहां x इंटू जीरो। क्या नॉन जीरो वैल्यू जीरो की इक्वल हो सकती है, तो नहीं। तो यहां से हमें एक चीज की गारंटी मिल गई सर अगर डेल जीरो हो जाए एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल x डेल y डेल z नॉन जीरो, कम से कम एक इनमें नॉन जीरो हो गए। तो भाई ये डेल x के लिए भी हो सकता है, डेल y के लिए भी यही काम, और डेल z के लिए। मेरे क्या बताओ, डेल तो जीरो हुआ और इनमें से कम एक नॉन जीरो हो जाए तो डायरेक्टली इंप्लाई करेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट? हमने एक के लिए बताया, मान लो डेल x नॉन जीरो हो, सो थोड़ी देर के लिए मान लो, तो यहां तो नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, ये लिख दिया हमने, और ये x इंटू जीरो जीरो, मतलब नॉन जीरो नंबर क्या कभी जीरो के इक्वल होता है, तो नो। नो मतलब तो इसका मतलब ये पॉसिबल है नहीं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो, तो नो सॉल्यूशन हमने लिख दिया। तो अब एक माइंड में चल रहा होगा सर ये तो ठीक है। अब देखो अगर मान लो डेल x जीरो होता आपके पास, डेल x क्या होता जीरो, तो यहां पर जीरो बराबर x, यहां पर इंटू जीरो, मेरे क्या बताओ जीरो बराबर जीरो, यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी, ये एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल रहना है कि नहीं रहना, मैंने यहां से निकाला है एक्सप्रेशन, और ये कहां से निकाला था, यहां से। अब मेरे के पास डेल की कंडीशन जीरो ही लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, डेल जीरो ही लेके चल रहे हैं, देन डेल x को अगर हमने जीरो मान लिया तो जीरो बराबर जीरो, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो। अच्छा यही अगर मैं मान लूं डेल y भी, यहां पर डेल x भी जीरो मान लिया, डेल y भी जीरो मान लिया और डेल z भी जीरो मान लिया। अब मेरे को बताओ जीरो बराबर y इंटू जीरो आ जाएगा, जीरो बराबर z इंटू जीरो आ जाएगा। अब आप x y z की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये एक्सप्रेशन हमेशा ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो x y z कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, कुछ भी पुट कर लो सर, इसका मतलब कितने x y z हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ x y z मिल गया आपके पास। तो इनफाइनाइट मिल गए, तो एक बात तो दिमाग में चली सर, इस केस में तो नॉन जीरो है, ठीक है, सॉरी नो सॉल्यूशन है, तो केस थर्ड हम बना सकते हैं। केस थर्ड क्या बनेगा वो ध्यान से सुनो। अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पर हमें एक चीज तो दिख रही है कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन का केस भी आ सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ साथ नो सॉल्यूशन का केस भी आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम चेक करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो इन चीजों को मैं हटा रहा हूं, अब ध्यान से समझना क्या मीनिंग है। तो हमने क्या देखा, डेल तो जीरो एंड उसके साथ साथ डेल एक्स
बराबर डेल वाई बराबर डेल जेड, ये तीनों जीरो। तो तीनों जीरो, इस केस में दो केस बनते हैं। इसमें एक तो होता है, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक केस ये होता है जिसमें नो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप कहोगे सर नो सॉल्यूशन किस केस में बनेगा? इसमें भी नो सॉल्यूशन का केस तो है, लेकिन कब बनेगा? तो भाई नो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, आपके पास ऐसा बने कि इधर का वेरिएबल का पार्ट तीनों इक्वेशन में क्या हो? सेम, या कोई भी दो इक्वेशन क्या बन जाए? सेम। बात समझ रहे हो भाई? अगर वेरिएबल पार्ट क्या, जो ये इधर कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दो, जो वेरिएबल पार्ट है अगर इनमें दो इक्वेशन में अगर सेम बन गई तो ध्यान रखना उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ध्यान रहे यहां पर जिन जिन का वेरिएबल पार्ट सेम है, कांस्टेंट पार्ट अलग अलग है, तो ध्यान रखना वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। मैं उसमें डेल तो जीरो हो जाएगा, डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा क्या? अच्छा मैं बता देता हूं नो सॉल्यूशन। मान लो भाई मैं उसमें डेल और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कुछ चेक नहीं कर रहा हूं, कैसा सिचुएशन आ जाए तब नो सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो पता चली गई, लेकिन नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। मान लो आपके पास इक्वेशन बन जाए x + 2y - z = 7, और दूसरी इक्वेशन 2x - y + 3z = 8, और तीसरी इक्वेशन -x, पहले सिंपल लो, x + 2y - z = 9। मान लो आपके पास इक्वेशन ये थी, इक्वेशन यहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए सारा सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये वेरिएबल पार्ट देखो और ये वेरिएबल पार्ट देखो, दोनों वेरिएबल पार्ट सेम है, लेकिन यहां पर तो ये साइड 7 के इक्वल है, यहां पर यही साइड 9 के इक्वल। जब लेफ्ट साइड दोनों इक्वल थी तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो यहां पर ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये 7 के इक्वल भी हो और 9 के इक्वल भी एक ही समय में, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस टाइप के केस में क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन का सिनेरियो बन जाएगा। गॉट इट? क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। जब इस टाइप का बन रहा हो, अब कहोगे और बता देते हैं। एक तो सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये भी होता है, एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं। मान लो आपके पास है x - 2y + z = 7, और दूसरा है 3x, मान लो x 2x + y - 3z = 9, और एक मान लो अपने पास जो बन रहा है -x - 3y और +4z = 16। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यहां पर x - 2y + z = 7 है, यहां पर 2x + y - 3z = 9 है, यहां पर -x - 3y + 4z = 16 है। एक बार इस टाइप के सिनेरियो को भी आपको चेक करना है उसमें। देखो ध्यान से, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इन दोनों का सम, इन दोनों इक्वेशंस का सम इसके इक्वल, इसमें से ये घटाने पे हमें ये मिल रहा है। भाई जब मैं इन दोनों को घटा रहा हूं तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। तो उस टाइप के सिनेरियो में भी आप कोशिश करो कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। इसमें तो गारंटी है, अगर ये सिनेरियो सेम बन रहा है तो आप डायरेक्टली 100% ये कह सकते हो, या फिर आप ऐसा करो, हाँ 100% ये कह सकते हो कि इस सिनेरियो में तो नो सॉल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन इस टाइप के सिनेरियो में आपको चेक करना पड़ेगा। चेक किस तरीके से करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। कैसे चेक करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। गॉट इट स्टूडेंट? तो हमने क्या बताया, आप क्या करो, इस पार्ट को हटा दो, इसमें सॉल्यूशन आप बस हमेशा ये याद रखो, जब इस वेरिएबल जो पार्ट है अगर किसी दो इक्वेशंस का सेम है और उनका दो कांस्टेंट पार्ट अलग अलग है तो आप डायरेक्टली बोल दो नो सॉल्यूशन। इस टाइप का सिनेरियो आप याद रखोगे। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, डेल अगर नॉन जीरो तो योर नो सॉल्यूशन, डेल अगर जीरो हो और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई भी कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए डायरेक्टली नो सॉल्यूशन। और केस स्टडी कहता है डेल जीरो हो, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जीरो हो, तो उसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और एक नो सॉल्यूशन का।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस टाइप की कंडीशन में आएंगे, आपको चेक ही नहीं करना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप ये चेक कर लो क्या वेरिएबल पार्ट तो सेम नहीं बन रहा है, वेरिएबल पार्ट सेम बन रहा है तो उनका कांस्टेंट पार्ट अगर अलग-अलग है तो डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है, अच्छा पार्ट है, क्रैमर्स रूल आसान है। अब आप कहोगे सर आसान कैसे है, 4 डिटरमिनेंट निकालने हैं। भाई आपको 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने हैं, पीवाई को करो ज्यादा बेहतर रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये जो डिटरमिनेंट है ना वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, मैं आपको कुछ पीवाई क्विज करवाने जा रहा हूं ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक सिंपल क्वेश्चन देन पीवाईक्यू पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहां पर एक ये क्वेश्चन लिखा है, ये आपको करना है सोल्व करके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है। मैंने बाकी पार्ट साफ नहीं किया क्योंकि हम यहां से अभी एक बार देख लेंगे कि किस सिनेरियो में क्या करना है। तो सबसे पहले हमें डेल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहां पर। तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है -2, यहां पर 3, यहां 2, यहां 1 और यहां -1, यहां 4, यहां -3 और यहां 2। ये हमारे पास डिटरमिनेंट डेल है। अब इस डेल को सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 into ये गया 2 और 2 माइनस का 3, 2 minus 3 that means -1। एक माइनस यहां से प्लस बन गया, 2 के रेस्पेक्ट में -2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 और +4 तो ये आ जाएगा 8 स्टूडेंट +3 into इसके लिए ये गया 6 माइनस का और माइनस का ही 4 तो माइनस का 10। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, -3 प्लस का 16 और ये आ गया माइनस का 30। अब ध्यान से देखो यहां से माइनस का 14, ये माइनस का 3, ओवरऑल आ गई वैल्यू माइनस का 17। अब स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो है, क्या है नॉन जीरो, और नॉन जीरो अगर डिटरमिनेंट आ गया तो हमें पता है डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ध्यान अगर नॉन जीरो आ गया यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन मैं क्या करता हूं, आपको x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, y और z आपको खुद से कैलकुलेट करना है। गॉट इट? x के लिए हमें del x चाहिएगा, del x में d1 d2 d3 की जगह है 814, तो हम इसको हटा देते हैं, यहां पर 814 लिख देते हैं। अब बाकी आपको del y और del z आपको खुद कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। अब बताओ स्टूडेंट b1 b2 और c1 b1 b2 b3 की वैल्यू है -2, 1 और -3, यहां पर है 3 -1 और 2, ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करते हैं। 8 into ये गया 2 -3 -1 +2 ये गया 2 +4 6 +3 into ये गया -3 -4 -7। स्टूडेंट सोल्व करते हैं, यहां से -8 प्लस का 12 माइनस का 21, यहां माइनस का 9, यहां माइनस का 8, माइनस का 17 आया स्टूडेंट। ध्यान से देखो क्या वैल्यू आई, माइनस का 17। अब हमें अच्छे से पता है अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो हमने यहां से ये गारंटी दे दी थी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ यहां से हमने गारंटी दी x और y z की वैल्यू कैसे आएंगी, del x अपॉन del। अब del x की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो माइनस का 17 है और del की वैल्यू भी माइनस का 17 है, और वैल्यू क्या है x की पर x की वैल्यू आ गई। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 मिनट। तो स्टूडेंट del y del z की वैल्यू भी आपको del y और del y और z की वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। ध्यान रहे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड को अच्छे से क्लियर करना। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन एक बार बस ये चेक कर लेना कभी वेरिएबल पार्ट 2 इक्वेशन या तीनों इक्वेशन का सेम ना बन रहा हो। तीनों इक्वेशन का अगर वेरिएबल पार्ट सेम बन रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग है तो वो नो सॉल्यूशन का सिनेरियो होता है। गॉट इट? तो ये हमने बता दिया है। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो पीवाईक्यू जो पिछले कुछ सालों से आए हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगे जब लैम्डा की वैल्यू 2 हो, नो सॉल्यूशन रखेंगे जब लैम्डा 8 हो,
यूनिक सॉल्यूशन जब लैम्डा -8 हो और नो सॉल्यूशन जब लैम्डा 2। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया। तो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं साफ किया है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख सकते हैं। x बराबर डेल x बाई डेल, ये सब तीनों सिनेरियो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेल की जरूरत पड़ती है, तो स्टूडेंट डेल कैलकुलेट करते हैं। डेल हमारे पास आएगा लैम्डा 2 यहां से 2 लैम्डा, यहां 3 और यहां 5, यहां 4, यहां लैम्डा और यहां 6। इस डेल को हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। लैम्डा इनटू ये गया 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इनटू ये गया 12 लैम्डा माइनस 20, 12 लैम्डा माइनस का 20। इसके लिए प्लस 2 इनटू, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट कहता है इसके लिए 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसको। 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 20 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर ये गया और ये खत्म, माइनस का 24 प्लस का 18, माइनस का 24 प्लस का 18, तो अपने पास स्टूडेंट माइनस का 6 लैम्डा बच गया। अब आगे देखेंगे प्लस का 20 माइनस का 24 माइनस का 4। अब ध्यान से देखो इसमें से मैं माइनस 2 कॉमन ले सकता हूं, माइनस 2 जैसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 नहीं माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा और प्लस 4। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो और उन्हीं का ऐड करें तो प्लस का 6। आई थिंक स्टूडेंट देयर इज अ मिस्टेक। स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक हो गई। -2 को अगर मैं -20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर प्लस का 40 आएगा और प्लस का 40 आएगा तो प्लस 40 माइनस का 24, तो यहां पर स्टूडेंट प्लस का 16 आएगा और माइनस कॉमन लेने के बाद यहां पर माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओवर लैम्डा प्लस 8 और लैम्डा माइनस 2। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके फैक्टर होंगे 8 into 2, प्लस का 8 माइनस का 2, इसकी वजह से ये फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन सब के बारे में पता है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, नो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ये कंफर्म है ये डेल है, लैम्डा की वैल्यू -8 नहीं होनी चाहिए और 2 नहीं होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन कब कह रहा है, लैम्डा की वैल्यू -8। अगर जैसे ही ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब लैम्डा की वैल्यू -8 हो, जैसे ही मैं -8 यहां रखता हूं तो डेल क्या हो जाता है 0, और डेल 0 होते ही यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर लैम्डा -8 हुआ तो डेल 0 हो जाएगा, और डेल 0 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो कतई ही नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन खत्म हो गया। अब एक बात देखो, बाकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस हैं, उसके लिए हमें अच्छे से पता है डेल के ऊपर कंडीशन होती है, तो हम इसको हटा रहे हैं और बाकी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब किस सिनेरियो में क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैं डेल एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। डेल एक्स हमारे पास क्या है, लैम्डा 2 डेल एक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट की जगह यहां पर 5, 8 और 10 आएगा, कांस्टेंट रखे जाएंगे, और यहां पर 3 और 5, यहां पर लैम्डा और 6 ये आएगा। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, क्या आया 5 इंटू ये गया 18 माइनस 5 लैम्डा, -2 इंटू ये गया 48 माइनस 50, प्लस का 2 इंटू ये गया 8 लैम्डा माइनस 30। ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या ये बन रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक बात देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी होगा।
यहाँ पर 90 540 9 ठीक है, ये 25 और ये 2 बचा, 2 को -2 से करेंगे -4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 लैम्डा माइनस का 60। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट क्या बन रहा है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 9 लैम्डा, अब माइनस का 64 प्लस का 90 में से 64 गया 6 और 8 में से 2 26 और ये भी प्लस का 26 बचा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर यहां पर कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, मान लो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 होती है तो डेल x जो आएगा माइनस का 18 प्लस का 26, ये कंफर्म हो गया नॉन जीरो है। और जब कम से कम डेल x डेल y डेल z में से कम एक नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन का सिनेरियो होता है। यहां की तरह लिखे हैं इनफाइनाइट, पहला इनकरेक्ट। आ जाओ, अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन का सिनेरियो होता है, यहां से गारंटी मिल गई डेल x नॉन जीरो हो गया, डेल अच्छा अब ये भी देखो एक बार, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे डेल 0 हो रहा है और यहां पर डेल 0 भी हो रहा है। ध्यान से देखो, लैम्डा का 2 रखूंगा तो यहां डेल 0 भी हो रहा है। अब ध्यान से देखो, डेल 0 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन, यही ऑप्शन हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया भाई। यही से लैम्डा डेल भी 0 डेल x नॉन जीरो, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, तो ये गलत हो गया। अब लैम्डा इक्वल्स टू 8 के लिए बात करते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू 8 होती है तो डेल अपना, ध्यान से देखना, लैम्डा वैल्यू 8 पे यहां पर 8 रखोगे, यहां 8 रखोगे, पक्का डेल नॉन जीरो होगा। और जब डेल नॉन जीरो हो तो कुछ चेक करना ही नहीं है, डायरेक्टली कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कितना दे रखा है नो सॉल्यूशन, तो ये बी गलत है। ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने डेल कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यहां से देखा कि लैम्डा अगर 8 माइनस 8 होता है तो -8 होता है तो डेल 0 हो जाएगा, डेल 0 के केस में यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होता, तो हमने ऑप्शन 3 काटा। उसके बाद डेल x कैलकुलेट किया, डेल x हमारे पास ये आया, लैम्डा की वैल्यू 2 की पुट करते हैं तो डेल x तो नॉन जीरो होता है, डेल 0 होता है, और डेल x नॉन जीरो, इसका मतलब यहां इन दोनों से हम डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा, और नो सॉल्यूशन आएगा तो अपना फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन के लिए लैम्डा की वैल्यू मैंने -8, नहीं तीसरे ऑप्शन के लिए नहीं, अब हम इस सेकंड ऑप्शन के लिए बात करते हैं। लैम्डा की वैल्यू अगर 8 पुट करता हूं तो डेल नॉन जीरो होता है, और डेल नॉन जीरो आते ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, ना कि नो सॉल्यूशन। व्हाट इज स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023, मतलब 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। फिर कहा गया है, ये दूसरा सिस्टम दिया है कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, और यहां इसको कोशिश करते हैं स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सुनते ही हमें ये पता है डेल का तो 0 होना निश्चित है। अब डेल 0 होने का मतलब ये हो गया 1 1 के, यहां पर 2 3 -1 और यहां 3 4 और 2, इन तीनों से कोफिशिएंट्स उठा लिए और इनको 0 के इक्वल रखना है। तो अब स्टूडेंट यहां से 1 into 6 plus 4 minus 1 into 4 plus 3 plus k into ये गया 8 minus 6 और that is equals to 0। तो 10 minus का 7 plus का 2k equal 0। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या यही बन रहा है? तो यहां से तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है स्टूडेंट। 8 minus 6 एक बार चेक कर लेता हूं, ये गया 6 minus का 9, अरे भाई 8 minus का 9 आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, 8 minus का 9 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से k की वैल्यू आपके पास आएगी -3।
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। ये गया 6 + 4 -1 के लिए 4 + 3 और k के लिए 8 - 9, ठीक है। और यहां से माइनस आ जाएगा k की वैल्यू +3। एक मिस्टेक स्टूडेंट, तो k की वैल्यू यहां पर क्या आई 3, मतलब सॉल्यूशन इनफाइनाइट एग्जिस्ट करने के लिए डेल का तो 0 होना जरूरी है। उसके साथ साथ डेल x डेल y डेल z तीनों भी क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अब उनके बारे में चेक नहीं करेंगे, इन्होंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल को 0 हमने मान लिया। अब ये कह रहा है देन द सिस्टम दिस, तो भाई सिस्टम के अंदर k की वैल्यू 3 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो यहां आ जाएगा 4x, यहां आ जाएगा 3 × 2 6 - 1 5y that is equals to 7। यहां 3 रखेंगे 6 + 1 7x, यहां पर 3 रखेंगे 8y बराबर 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन यहां से आई। अब इन दोनों इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन रखेगा इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा कि नहीं रखेगा, कोएफिशिएंट्स का रेशियो चेक कर लो। a1/a2 चेक करेंगे तो 4/7, हमें अच्छे से पता है ये इक्वल नहीं होता 5/8 के, और ये इक्वल नहीं होता तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक। अब यूनिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा सर, यूनिक सॉल्यूशन तो इधर भी है और इधर भी, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में यूनिक सॉल्यूशन कौन सा, एक तो है आप x और y की वैल्यू निकालो, फिर यहां पर पुट करो, देखो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है एक बार इन्हीं में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ चेक करके देख लो। अगर मैं स्टूडेंट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं माइनस, तो 7x - 4x 3x, 8y - 5y, इसमें से ये घटा रहा हूं स्टूडेंट, प्लस का 3y और 10 - 7 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास आ गया x + y = 1। मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए सेकंड गलत। गॉट इट स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, उन्होंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेल 0 रख दिया, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू हमने यहां यूज करके इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन कर लिया। गॉट इट। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो जेईई मेंस में ही आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2023 में ही आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में क्या हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग आ रहा है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन α(x 2y + z = 1 to α(x + 3y + ये तीन इक्वेशन दी है। फॉर सम α, β belongs to R, then which of the following is not correct। तो स्टूडेंट हम ट्रू और फॉल्स लगा लेंगे, जो ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स होगा फॉल्स, लास्ट में ट्रू वालों को छोड़ के जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी उनको ठीक कर देंगे। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डेल कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। डेल हमारे पास क्या है, α2 1, α2 1, यहां पर 2 अल्फा, यहां 3, यहां 1 और यहां 3, यहां अल्फा और यहां 2, ये हमारे पास है डेल। सोल्व करो स्टूडेंट। सोल्व करने पे अल्फा इनटू ये गया 6 माइनस अल्फा -2 इनटू ये खत्म कंप्लीट 4 अल्फा -3 प्लस 1 इनटू ये गया यहां पर 2 अल्फा स्क्वायर -9। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का 6 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 9। सोल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व कर दिया, यहां से माइनस का 2 अल्फा प्लस 6 माइनस का 3। अब बताओ स्टूडेंट इसके फैक्टर क्या होंगे। 3 × 1 माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 3 और प्लस का 1। एक बार ध्यान से देखो, क्या ये ठीक लिखा है राइट, नहीं ये गलत है, तो माइनस का 3 प्लस का 1 इस तरीके से फैक्टर होंगे। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अल्फा -3 और अल्फा +1 इसके फैक्टर हैं, मतलब वैल्यू जो अपने डेल की आई वो डेल की वैल्यू आ गई अल्फा -3 और अल्फा +1 आ गई। अब स्टूडेंट हमें अच्छे से पता है, सबसे पहले इसमें देखो नो सॉल्यूशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। लगभग नो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब डेल उसके लिए कंफर्म है, नो सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन के लिए डेल को 0 रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 3 और -1।
मतलब अगर अल्फा 3 हुआ या -1 हुआ तो उस केस में डेल 0 हो जाएगा। और नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट डेल x डेल y डेल z में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सारे जीरो होने चाहिए, उसके साथ साथ कंडीशन भी चेक करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन ध्यान से सुनना स्टूडेंट। नो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेल हमने जीरो कर दिया है, तो सबसे पहले कंडीशन पे अच्छा डेल x डेल y डेल z और कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल x क्या है एक बार ध्यान से देखो। डेल x में कांस्टेंट लिख देंगे x की जगह 1 1 बीटा, और बाकी उधर से उठा लेंगे 2 3 अल्फा 1 1 और 2, ये डेल x है। सोल्व करते हैं 1 इंटू ये गया 6 माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू प्लस नहीं आएगा लेकिन माइनस आएगा 2 इंटू ये गया 2 माइनस बीटा प्लस 1 इंटू ये गया अल्फा माइनस 3 बीटा, ये आया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, 6 माइनस अल्फा माइनस 4 प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा माइनस का 3 बीटा। ध्यान से देखो क्या बनेगा, यहां पर बनने वाला है 2 बीटा माइनस का 3 बीटा। ध्यान से देखो, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का बीटा और ये आ गया प्लस का 2, तो यहां से माइनस कॉमन लेने के बाद बीटा माइनस 2 आ गया। ये अपने पास डेल x आ गया। अब डेल y और डेल z और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यही डेल y डेल z लिख लेते हैं। डेल y क्या आया स्टूडेंट, डेल y के लिए कांस्टेंट 1 1 1 बीटा हम यहां पर लिख देते हैं 1 1 और बीटा, और बाकी अल्फा 2 अल्फा 3 1 1 और 2 यहां सोल्व करते हैं। अल्फा इंटू ये गया 2 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ये गया 4 अल्फा माइनस 3, और ये इसके लिए प्लस 1 इंटू ये गया 2 अल्फा बीटा माइनस 3। ध्यान से देखो, ये 2 अल्फा माइनस का अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा प्लस का 3 प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 3। ध्यान से देखो क्या बना, यहां से अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, यहां पर बन गया अल्फा बीटा इन दोनों से, और यहां से बन गया माइनस का 2 अल्फा। अल्फा अगर कॉमन लेता हूं तो अपने पास आएगा बीटा माइनस का 2। ठीक है, ये डेल y आ गया। अब इसी तरीके से डेल z कैलकुलेट और कर लेते हैं। डेल z क्या आने वाला है, तो डेल z के लिए हम यहां लिख देते हैं, चलो डेल z। अब ध्यान से देखो डेल z के लिए क्या होता है। डेल z के लिए अल्फा 2 अल्फा 3 कांस्टेंट को रिप्लेस करना है z वाले को जगह पे 1 1 और बीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, अल्फा इंटू ये गया 3 बीटा माइनस का अल्फा माइनस 2 इंटू ये गया 2 अल्फा बीटा ये गया 2 अल्फा बीटा माइनस 3 प्लस 1 इंटू ये गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9। इसको सोल्व करो, 3 अल्फा बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा प्लस का 6 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 9। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को सोल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर, ये इन दोनों को सोल्व किया हमारे पास माइनस का अल्फा बीटा आया भाई, ये गया 6 और ये माइनस का 3 आया। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या आया डेल z। अब तीनों चीजें चलो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिए हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले राइट एज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल -1 और बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू। ध्यान से देखना स्टूडेंट, बीटा नॉट इक्वल टू 2, अगर बीटा नॉट इक्वल, चलो यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे अगर बीटा नॉट इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू, तो ध्यान से देखो डेल x नॉन जीरो हो रहा है। यहां देखो बीटा नॉट इक्वल टू और डेल x क्या आ जाएगा नॉन जीरो, और डेल x नॉन जीरो और उसके साथ साथ ध्यान से देख लो डेल भी नॉन जीरो हो रहा है। बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो अच्छा बीटा नॉट इक्वल टू 2 और अल्फा इक्वल्स टू -1 भी लिख लो, तो डेल x तो नॉन जीरो और डेल जीरो हो रहा है। और जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हमें अच्छे से पता है नो सॉल्यूशन का सिनेरियो नहीं है भाई, डेल x नॉन जीरो डेल जीरो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। अभी ये देख लेते हैं।
अब इसके लिए आ जाओ, इन्होंने कहा है अल्फा -1 और बीटा कोई भी रियल नंबर लो, नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों भाई? एक बार देखो, अगर अल्फा -1 है इसका मतलब डेल 0, ठीक है, और बीटा एनी रियल नंबर, बीटा एनी रियल नंबर, मैंने क्या किया, बीटा को 2 मान लिया। नहीं, एनी रियल नंबर कहा है ना, हाँ एनी रियल नंबर कहा है, कोई भी रियल नंबर लो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये बीटा को अगर मैंने 2 मान लिया तो यहां से स्टूडेंट डेल x क्या हो जाएगा, 0, डेल x 0 हो जाएगा। और एक बार देखो, डेल x 0 होने के साथ डेल y भी 0 हो रहा है, और डेल y के साथ साथ ध्यान से देखना, बीटा को मैंने 2 लिया है, अल्फा को मैंने -1 लिया है, यहां से डेल y भी नॉन 0 हो रहा है, डेल y भी 0, और डेल z के बारे में बात करते हैं, डेल z, अल्फा -1 रखेंगे तो +1 होगा, और -1 रखा तो प्लस बीटा, और 2 रखेंगे तो प्लस का 2 -3, ये भी 0, मतलब डेल x भी 0, डेल y भी 0, डेल z भी 0, और जब तीनों 0, इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ट्रू है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। अब तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है कि नो सॉल्यूशन अगर अल्फा 3 हुआ, बीटा नॉट इक्वल टू 2 हुआ। ध्यान से देखो, तीसरा केस, ये पहले के लिए बात की है, ये दूसरे के लिए बात की है, अब तीसरे के लिए ध्यान से देखो। अल्फा क्या दिया है, अल्फा दिया है 3, अल्फा 3, और बीटा क्या है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 2। मेरा क्या बताओ, अल्फा 3 होते हैं डेल 0 और डेल x नॉन 0। ध्यान से देखो भाई, डेल नॉट इक्वल टू 2 है तो ये नॉन 0 और ये हो गया, तो इसमें हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और आपको क्या कहा है, इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर ऑल बीटा। अच्छा, फॉर ऑल बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू के बारे में बात कर रहा है, मतलब अगर हम को नहीं लेते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूं स्टूडेंट, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने ऑप्शन इनकरेक्ट लिख दिया, एक बार चेक करते हैं। तो स्टूडेंट यहां तीनों 0, इसका मतलब क्या हो गया, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहां दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह पे क्या दे रखा है, नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें जेईई मेंस 2023 में आया क्वेश्चन है और आपसे नोट करेक्ट पूछा है तो फॉल्स स्टेटमेंट यही आगे नोट करेक्ट, इसका मतलब यही आंसर हो गया। लेकिन हम बाकी के लिए भी बात करेंगे, थर्ड के लिए बात करते हैं। थर्ड के लिए कहा गया है अल्फा 3 और बीटा के बारे में कहा है बीटा नॉट इक्वल्स टू 2। अब जब अल्फा 3 बीटा नॉट इक्वल्स टू 2 है तो ध्यान से देखो, डेल तो 0 हो गया, 3 रखते हैं डेल 0, और बीटा अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो नॉट इक्वल टू 2 है, डेल x नॉन 0 आ गया, और ये सिनेरियो होते ही हम डायरेक्टली बोल देंगे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन इसका मतलब इसमें भी यही दे रखा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, फोर्थ के बारे में यहां देख लेते हैं। ये क्या है, नो सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होगा अल्फा नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, और बीटा इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखो स्टूडेंट, बीटा इक्वल्स टू 2, अल्फा नॉट इक्वल्स टू -1। अच्छा मेरे को बात बताओ, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 4 और लिखा है ना, अल्फा नॉट इक्वल्स टू -1 लिया है तो क्या मैं अल्फा को वैल्यू 3 ले सकता हूं? अल्फा की वैल्यू 3 लेते ही ध्यान से देखना अपना डेल 0 हो गया,
और बात करते हैं बीटा इक्वल्स टू 2 पे, बीटा इक्वल्स टू 2 इसका भी ऑप्शन है, इसको भी 0 बना रहा है, मतलब जैसे अल्फा 3 लेता हूं और बीटा 2 लेता हूं तो डेल x और डेल y दोनों 0 आ रहे हैं। अब डेल z के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये डेल 2 नहीं है स्टूडेंट, डेल z है। अब ध्यान से देखना, डेल z क्या बनेगा, यहां से जैसे मैंने बीटा की वैल्यू 2 ली, बीटा की वैल्यू 2 कंसीडर करने पे ये बनता है अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 3। यहां से ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके फैक्टर बन रहे हैं अल्फा माइनस का 3 और अल्फा प्लस का 1, ये बन रहे हैं। अब ध्यान, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 3 कंसीडर करूं तो ये 0, मतलब डेल x डेल y डेल z तीनों 0। इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी कह रहा है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट हैज सॉल्यूशन। अच्छा, अब कोई सोचे सर मैं ये नहीं लूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने डेल को 0 बना लिया, डेल 0 बनाते बीटा की वैल्यू 2 है, डेल 0 बना दिया, बीटा की वैल्यू 2 के लिए देखा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया डेल z 0 आ रहा है इस सिचुएशन के लिए, अल्फा 3 के लिए, बीटा 2 के लिए डेल 0 आ रहा है। अब डेल 0 आ गया, डेल x 0 डेल y 0 डेल z 0, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर किसी ने कहा सर अल्फा में ना तो -1 तो लेना नहीं है, मैं 3 भी नहीं लूंगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं -1 और 3 नहीं लूं, मान लो अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3 और नॉट इक्वल्स टू -1, उस केस में डेल क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, और डेल नॉन जीरो होते ही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर हमें बीटा के ऊपर जाना ही नहीं है। तो हमें क्या बताओ, इस सिनेरियो में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस सिनेरियो में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो 100% एग्जिस्ट करेगा। ये स्टेटमेंट क्यों होगी? हमें फॉल्स पूछा है, नॉट करेक्ट, मतलब 2 ऑप्शन अपना करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस कैसे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये हमारे पास हमने कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेके क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो शॉर्टकट सीखिए, उसके बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको डेल के ऊपर ना जाके डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब सॉल्यूशन रखेगा नहीं रखेगा, ठीक है? तो वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं वो शॉर्टकट इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन मैंने अभी किया है हम लोगों ने, ठीक है? वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगा है, डेल x डेल y डेल z सभी कैलकुलेट किए, उसके बाद अल्फा बीटा पे कंडीशन लगाई, ऑप्शंस को वेरीफाई किया, सभी ऑप्शंस को, तो काफी टाइम लग है। अब जो शॉर्टकट बताएंगे उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन, उससे पहले हम शॉर्टकट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि शॉर्टकट है क्या। शॉर्टकट, ठीक है? तो शॉर्टकट क्या है, आपको अच्छे से पता है 3 वेरिएबल होते हैं अपने पास और 3 इक्वेशन होती है। 3 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होती हैं। आपको क्या करना है, उन इक्वेशंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, उनको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल बनाने हैं और 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनाओ और उनको आराम से आप सोल्व कर पाओ। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं बात कर रहे, एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं, वही हमारा शॉर्टकट है, एलिमिनेशन मेथड। अब कहोगे सर एलिमिनेशन मेथड यहां कांस्टेंट प्रेजेंट है, बताइए भाई, ध्यान से सुनो। अच्छा, लेकिन एक 2-3 बात आपको याद रखनी है। मैंने वैसे तो इसके बेसिक में वो चीजें डिस्कस कर ली हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन, मान लो आपके पास 2x बराबर 5 दे रखा है। दूसरी बात, मान लो आपके पास 0 into x equals to 7 दे रखा है, और मान लो आपके पास 0 into x बराबर 0 दे रखा है। 3 बातें लिखी है मैंने, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो किसी सिचुएशन में आपके पास ये आ गया, तो आप यहां से डायरेक्टली x की वैल्यू निकालोगे, बोलोगे सर 5/2। जब इस टाइप का कुछ आए तो डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। x हमारे पास 5/2 ही ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा इस इक्वेशन में। लेकिन अगर यहां पर इसकी बात करें, थर्ड के बारे में चलेंगे, 0 into x बराबर 7। मेरे को बताओ स्टूडेंट, ये साइड तो 0
और ये स्टूडेंट ये नॉन जीरो। क्या जीरो कभी नॉन जीरो साइड के इक्वल हो सकता है? जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। गॉट इट? तीसरी कंडीशन, मान लो आपके पास कुछ इस टाइप का आ गया 0 into x बराबर 0, मैंने वही लिखा था पहले। अब मान लो इस टाइप का सिनेरियो आ गया तो हमें ये पता है इसमें आप x कितने भी इनफाइनाइट चूज करो, कोई भी x ले आओ, इसमें पुट करो, ये कंडीशन 0 बराबर 0 ही रहेगी। मतलब x कितने चॉइस कर पा रहे हो? इनफाइनाइट। तो इस टाइप के सिनेरियो में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने ये तीन कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। 0 into x बराबर 7 आ गया, मतलब 0 into x बराबर कुछ नॉन जीरो आ गया, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। इस टाइप के सिनेरियो में यूनिक और इस टाइप के सिनेरियो में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं कहीं ना कहीं 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में लेके जाऊंगा और इस टाइप का सिनेरियो यूज करूंगा। देन आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना आसानी से हम निकाल पाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट हटाई। इसमें से ये गया अल्फा x, इसमें से ये गया y, इसमें से गया 0, यहां पर भी 0, 1 - 1 भी 0। यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो माइनस का अल्फा, y की वैल्यू निकालूं तो मैंने माइनस अल्फा x निकाला। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, मैं अगर z को यहां से हटाना चाहूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आया 4 टाइम्स अल्फा x, 6 टाइम्स y, 2 टाइम्स z और यहां पर 2। और इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा 3 अल्फा x प्लस अल्फा y, अल्फा y स्टूडेंट यहां अल्फा है तो 3x प्लस अल्फा y प्लस का 2z बराबर बीटा। अब स्टूडेंट इसमें से ये मैं क्या कर रहा हूं? सबट्रैक्ट। ध्यान से देखना, 4 अल्फा माइनस 3 इंटू एक्स तो यहां आया, यहां पर बचा प्लस 6 माइनस अल्फा इंटू वाई। ध्यान से देखो, इसमें से 0, ये आया 2 माइनस बीटा। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू यहां से उठा के यहां यूज करता हूं, तो 4 अल्फा माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस करेगा तो ये माइनस हो जाएगा 6 माइनस अल्फा इंटू अल्फा एक्स बराबर 2 माइनस बीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहां 4 अल्फा माइनस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 अल्फा प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर 2 माइनस बीटा। ध्यान से देखते जाओ, x इंटू ये आया 2 अल्फा, सॉरी पहले इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया, माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3 बराबर 2 माइनस बीटा। अब मल्टीप्लाई माइनस 3 ऐड माइनस 2। ध्यान से देखो, x इंटू इसको लिख सकते हैं x अल्फा माइनस 3 और अल्फा प्लस 1। ध्यान से देखो, यही बनेगा बराबर 2 माइनस बीटा। स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा कौन सा गलत। ये कह रहा है नो सॉल्यूशन अगर अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा नॉट इक्वल्स टू 2 हुआ। तब ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में अगर अल्फा -1 और बीटा नॉट इक्वल टू है तो एक बात देखो, ये -1 रखते ही x मल्टीप्लाई 0 बनेगा, ये नॉन जीरो बनेगा। अब मेरे को बताओ, 0 क्या कभी नॉन जीरो के इक्वल होता है? नहीं। इसका मतलब इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस कंडीशन के लिए। तो स्टेटमेंट में भी नो सॉल्यूशन ही तो बोला है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड में कहा है इट इज नो सॉल्यूशन, अल्फा आपको -1 लेना है और बीटा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो बीटा बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर अल्फा -1, अब मेरे को बताओ बीटा रियल नंबर ले सकते हैं, मैंने क्या किया, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, तो मैंने क्या किया, बीटा को नो सॉल्यूशन बोल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार देखो, मैंने बीटा को अगर 2 ले लिया तो रियल नंबर बोल रहा है, तो मैंने क्या किया, बीटा को 2 ले लिया। अब ध्यान से देखो, -1 यहां रखा, x इंटू 0 आया बराबर बीटा इंटू 2, बीटा की जगह 2 रखा तो यहां पर भी 0। अब 0 बराबर 0 के केस में
हमें अच्छे से पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां हर आर के लिए बोला था और यहां पर तो नो सॉल्यूशन आ ही गया जैसे। अब मेरे को बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन इन्होंने कहा है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तीसरे पे बात करते हैं। वैसे तो हमारा आंसर आ गया क्योंकि नो सॉल्यूशन, इन्होंने नो सॉल्यूशन बोला था, अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है और इनकरेक्ट पूछा है। Which of the following is not correct? आपसे पूछा नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट थी। आ गया। अब तीसरे में कहा है अल्फा 3 और बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2, मतलब बीटा नॉट इक्वल्स टू 2, उसके साथ साथ बीटा बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। अब ध्यान से देखो अल्फा 3 इसका मतलब x into 0 बराबर बीटा आप 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हो। अगर मेरे को ये बताओ मैंने 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, लेट कर लिया मैंने बीटा की वैल्यू 3 ले ली, 3 लेते ही यहां पर नॉन जीरो वैल्यू बनेगी, ध्यान से देखना। 3 लेते ही यहां पर नॉन जीरो, इधर जीरो इधर नॉन जीरो। ऐसा सिनेरियो कब बनता है जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसने बोला है स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ कहा गया है अल्फा आप 1 नहीं ले सकते और बीटा आप 2 ले सकते हैं। इन्होंने ये बोला है अल्फा आप 1 नहीं ले सकते, बीटा आप 2 ले सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1 के बारे में मतलब ये तो -1, ये तो नॉन जीरो। ध्यान से देखना स्टूडेंट, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता। तो एक बार थोड़ी देर के लिए x इंटू अल्फा -3 ये नॉन जीरो है, तो इंटू कोई भी नंबर नॉन जीरो यहां बराबर। ध्यान से देखना बीटा इक्वल्स टू 2, जैसे बीटा इक्वल्स टू 2 लूंगा तो इधर जीरो। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर जीरो लेता मतलब 2 केस है, यहां पर तो नॉन जीरो, अल्फा मैंने 3 लिया, अल्फा 3 लिया, ध्यान से देखो अल्फा 3 लेते ही x इंटू 0, 0 इंटू नॉन जीरो, 0 रहेगा बराबर 0। इस केस में कितने सॉल्यूशन आए भाई? इनफाइनाइट। x इंटू 0 बराबर 0, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, कोई भी x पुट करो इनफाइनाइट। अगर मान लो अल्फा की वैल्यू मैंने नॉट इक्वल्स टू 3 ली, तो x इंटू सम नॉन जीरो बराबर 0। इस केस में भी ध्यान से देखोगे तो इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो x की वैल्यू सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहां पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहां पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों सिनेरियो में इसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इन्होंने सॉल्यूशन बताया है। अब मेरे को बताओ, आपसे नॉट करेक्ट पूछा था, 3 करेक्ट आ गए, मतलब अपना जो ऑप्शन है, जो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, बाकी सारे क्या है गलत, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हमने। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये हमारा क्वेश्चन था 2023 का। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, देन अपने पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्लास हो। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। कहा गया है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर म्यू कोमा डेल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। स्टूडेंट ये कहा गया है इनमें से कौन सा पेयर है म्यू और डेल के लिए जिसके लिए ये सिस्टम कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता। अच्छा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हम अपना क्या करते हैं कि जो अभी अभी मेथड सीखा है शॉर्टकट मेथड, उससे जाएंगे और दूसरे वाला मेथड भी यूज करना है, बताएंगे आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड। मैंने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, क्या मिला 3x - x 2x, 4x minus 2y, 4y minus 2y माइनस प्लस का 2y, 5z minus 3z प्लस का 2z बराबर म्यू -1। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब मैं इसमें से ये घटा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब अगर यहां 4x में से 3x गया तो x बचेगा स्टूडेंट, इसमें से ये गया 0। हमने आई थिंक कुछ तक किया है, बट स्टूडेंट एक बात देखो ध्यान से, चलो उसके बारे में भी चलेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखो
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 4y, यहाँ 4y, यहाँ 4y, मतलब y तो खत्म। और यहाँ 2x, 3x और 4x एक एक का सब डिफरेंस आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैंने क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे 2x 4y 6z बराबर 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब देखो सेकंड में से फर्स्ट घटाया, 3 में से 2 गया x, 4 में से 4 0, 5 में से 6 माइनस z बराबर म्यू माइनस 2। अब मैंने 3 में से 2 घटाया, इसमें से घटाया x, इसमें से 0, इसमें से ये माइनस z बराबर डेल माइनस म्यू। क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया स्टूडेंट, दोनों साइड सेम, तो ये साइड हमारे हिसाब से सेम, हमारे हिसाब से क्या सेम। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा पेयर बताओ जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। मतलब साफ है, इसमें अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये दोनों साइड तो सेम है, हमें एक ऐसा पेयर लेके आना है जिससे ये दोनों साइड सेम ना हो। और हमें पता है जब वेरिएबल पार्ट सेम हो, कांस्टेंट पार्ट सेम ना हो तो सॉल्यूशन नो होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो अब आ जाओ इनकंसिस्टेंट के लिए हमें वो डेल और म्यू चाहिए जिनके लिए ये दोनों साइड इक्वल ना हो। ये दोनों तो इक्वल है, ये ना हो, नहीं होंगी तो वेरिएबल पार्ट सेम, कांस्टेंट पार्ट अलग अलग, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन, जिसमें 4,3 दे रखा है, मतलब म्यू की वैल्यू 3, डेल की वैल्यू 2। ध्यान से देखो, म्यू की वैल्यू 3 माइनस 2 और यहां डेल की वैल्यू 3 माइनस म्यू की वैल्यू 4। ध्यान से देखो, ये 1 आया और ये -1, नॉट इक्वल हुआ। ये नॉट इक्वल मतलब ये दोनों अनइक्वल, ये दोनों अनइक्वल, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ गया। क्या आ गया? इनकंसिस्टेंट। मतलब अपना सॉल्यूशन यही आ गया फर्स्ट। सेकंड के लिए और ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। 4,6 म्यू की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। इसके लिए आ जाओ, डेल माइनस म्यू तो 6 माइनस का 4, यहां आया स्टूडेंट 2 और यहां पर भी 2, ये तो दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा इस केस में। तो ये तो नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट का नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरीके से सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन पहला आ चुका है। ओके स्टूडेंट, एक तो मेथड ये था। अब मेथड सेकंड, मेथड सेकंड वही अपना पुराने वाला, डेल निकाल लो आप। इनकंसिस्टेंट बताया, डेल पक्का 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, चलो एक बार डेल के लिए काम करते हैं। 1 2 3 3 4 और 5, 1 2 3 3 4 5, 4 4 और 4। भाई इनकंसिस्टेंट बताया है तो पक्का डेल 0 मिलना चाहिए, डेल 0 ही मिलेगा आई थिंक। देखो 1 इंटू ये गया 16 माइनस 20, -2 इंटू ये गया 12 माइनस 20, प्लस 3 इंटू ये गया 12 माइनस 16। ध्यान से देखो स्टूडेंट, डेल बराबर -4, इधर माइनस का 8 बचा और प्लस का 16 हो गया, इधर माइनस का 4 बचा प्लस का 12 हो गया, 12 16। ये तो स्टूडेंट नॉन जीरो आ रहा है, क्या बात है, एक बार चेक करो ध्यान से। हमने -4 और ये माइनस का 8 है, इससे तो प्लस 16 आ गया और ये 12 4 16 माइनस का 4, ओहो माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 12, ये तो डेल तो 0 आ गया स्टूडेंट, डेल 0 आ गया। अब डेल x, डेल y और डेल z में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम डेल x की बात करते हैं। डेल x में 1 म्यू डेल और बाकी दोनों सेम, 2 4 4 3 5 और 4। सोल्व करो स्टूडेंट, 1 इंटू ये गया 16 माइनस 20, -2 इंटू ये गया 4 डेल -5, 4 ये गया 4 म्यू, 4 म्यू -5 का डेल, प्लस 3 इंटू ये गया 4 म्यू -4 डेल। ध्यान से देखें। अब स्टूडेंट एक बार 4,3 इसमें वेरीफाई करके देखो क्या डेल x 0 हो रहा है, नॉन 0। तो
तो 4,3 डेल म्यू की जगह अपने पास 4 है, तो ये तो -4 है, ये -2 इंटू यहां पर 4 रखेंगे 16 माइनस डेल की जगह 3 रखेंगे 15 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 20 20। ध्यान से देखते जाओ, -4 ये -2 ये अपने पास 4 आया, 4 इंटू 3 12। फिर मिस्टेक हो गया, 4 इंटू 3 12। अब एक बार 4 इंटू म्यू, 4 को 4 से करेंगे 16 15, ठीक है -2 ये आया 16 माइनस 20 माइनस का 4, ठीक है। इसके लिए 4 डेल -4 ये ठीक है, तो 4 चौक 16 और 4 के 12, ये 12 आएगा, ये कैलकुलेट कर देते हैं ना, प्लस 4 म्यू, एक बार दोबारा से चेक करते हैं, 4 डेल -4 4 चौक 16 और 4 के 12, ठीक है ठीक है ठीक है, गलत नहीं है। माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस का 4, तो यहाँ पर स्टूडेंट डेल x क्या आ गया, नॉन जीरो। डेल 0 डेल x नॉन जीरो, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कि उसका मतलब है। तो दोनों मेथड बता दिए हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। कोशिश करो ये मेथड भी अप्लाई करने का, ठीक है। ये मेथड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है। अगर म्यू और लैम्डा चल रहा है तो कोशिश करो ये मेथड अप्लाई करने का, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है। कल की क्लास अपनी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लिखना सिखाएंगे, उसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और एक छोटा सा पार्ट बचता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कल कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।